all of you in your favorite show Health Mantra and I'm your host and दोस्त तन्वी। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप हमेशा से ये जानते आए हैं, ये देखते आए हैं हमारे कार्यक्रम में कि हर बार हम आपको देते हैं एक खास बीमारी की जानकारी ताकि समय रहते ही आप सचेत और सावधान हो सके और कर सके एक स्वस्थ भारत का निर्माण। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लेकर आए हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में ढेरों जानकारियां जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है और ये बेहद ज़रूरी है कि समय रहते ही इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो, पकड़ हो, ताकि वो इस बीमारी से बच सके। जी हाँ, वो बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में पाई जाने वाली ये बीमारी बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर समय रहते ही इसका पता चल गया तो फिर इसके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती है। एक खास बात और मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये है प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ और शायद यही कारण है कि हमने आज की कड़ी में इस बीमारी के बारे में ढेरों जानकारियों को शामिल किया है। और इन जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद खास मेहमान। जी हाँ, आइए कराते हैं उनसे आपकी खास मुलाकात। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा सिंह, जो कि HOD हैं कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, महावीर कैंसर संस्थान। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। थैंक यू मैम, प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, या जिन लोगों को पता भी है वो बहुत खुल के बोलना नहीं चाहते, दूसरों को बताना नहीं चाहते। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या है ये प्रोस्टेट कैंसर? देखिए, प्रोस्टेट एक पुरुषों में एक ऑर्गन होता है। ये स्पेसिफिकली मेल ऑर्गन डिजीज है जी, जो कि पेशाब के थैली के जस्ट नीचे एक ऑर्गन है। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो जैसे कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, फ्रॉम हेड टू टो कहीं भी कैंसर हो सकता है, वैसे प्रोस्टेट भी एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे कैंसर होने की संभावना होती है। इनफैक्ट हमारे पास जो डाटाज आ रहे हैं उसमें ऐसा है कि आज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ता जा रहा है, एंड विद इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है उसका भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर एक ऑर्गन कन्फाइंड डिजीज होता है जो कि स्पेसिफिकली पुरुषों में होता है। पुरुषों में होता है। तो जानना चाहेंगे अगर आपसे कि जैसे कि मुंह का कैंसर होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है तंबाकू खाना या इस तरह की गलत चीज़ों का सेवन करना। तो क्या प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके पीछे भी कोई खास वजह होती है जिस कारण से इस बीमारी को बढ़ावा मिलता हो? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली कहते हैं इट्स कैंसर ऑफ एजिंग प्रोसेस। मैम, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के सबसे बड़े कारण क्या होते हैं, क्यों ये बीमारी लोगों में होती है? देखिए, प्रोस्टेट का कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं होता है ना। जैसे कि हम लोग कोरिलेट करते हैं कि तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है, ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। प्रोस्टेट बेसिकली कैंसर ऑफ द एजिंग है। मतलब जैसे जैसे आप एज एडवांस करते हैं, इसमें प्रोस्टेट में जो प्रोस्टेट ऑर्गन होता है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ हार्मोन का स्टिमुलेशन होने लगता है जिससे ये कैंसर होता है। अदरवाइज अदर कॉजेज़ में जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी है। अगर आपके हेरिडिटरी में किसी को कैंसर है तो हो सकता है ये कैंसर हो, और बहुत अर्ली एज में भी हो सकता है। और तीसरा डाइट है। वैसे जो कैंसर के जो कारण सभी कैंसर्स के लिए होते हैं वो वैलिड प्रोस्टेट के लिए भी होता है, किसी भी कैंसर के लिए वैलिड होता है, बट कोई कॉज स्पेसिफिक नहीं होता है कि हाँ इस कारण से प्रोस्टेट होता है। इसीलिए कैंसर प्रोस्टेट को हमने कहा है इट्स जस्ट अ डिजीज ऑफ एन एजिंग प्रोसेस। आपने कहा मोर देन 65 के बाद के जो लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन अभी भी 30% रेशियो है, 35% रेशियो। तो क्या कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के लिए हम बहुत एम्फसाइज करते हैं, और वो 30% कौन है ये आप नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो 65 प्लस में होता है, बट 30% ऐसे भी हैं जो 30 प्लस या 40 प्लस या 50 प्लस में, लेकिन टुवर्ड्स द एल्डरली ग्रुप ये ज़्यादा प्रोन होता है। अब अगर बात करें इसके सिम्टम की, इसके लक्षणों की, तो क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे हम पहचान सकते हैं? देखिए, जनरली जो प्रोस्टेट के पेशेंट हमारे पास आते हैं, कैंसर के पेशेंट्स, उनका यही तकलीफ़ होता है कि जल्दी जल्दी पेशाब हो जाना, या रात में बहुत जल्दी जल्दी वो उठते हैं टॉयलेट जाने के लिए, या कभी कभी कहते हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ फ्लो होता है, जो पेशाब का जो फ्लो होता है वो रुक रुक के होता है, वो फ्रीक्वेंटली वो फ्लो नहीं आता है, या कभी कभी पेशाब में कभी जलन हो जाना, या कभी कभी ब्लड भी आ जाना। तो जनरली ये क्या होता है कि एजिंग में भी जब पेशेंट 60 या 65 प्लस हो जाता है तो ये सब सिम्टम्स आता है। तो बहुत लोग इसको कोरिलेट करते हैं कि ये एजिंग प्रोसेस है,
प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी हो गया होगा, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया होगा, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, तो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, इंडिया में बहुत लोग इसके अवेयर नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम है और एवरी इंडिविजुअल जो कि 35 या 40 से उम्र से ज़्यादा हैं, वो अपने आप को स्क्रीन कराते हैं। अगर बात करें मनीषा जी कि अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा? ऐसी कुछ खास बातें जो वो महसूस करता हो तो वो कौन से लक्षण होंगे? जी, लक्षण तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशाब में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेशेंट को स्क्रीन करें। हम ये उनको मैसेज दें कि अगर आपका एज 40 से प्लस है तो आप अपने को स्क्रीन करें। अब ये कैसे हम जानते हैं? तो एज अ डॉक्टर हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। एक टेस्ट होता है DRE, जिसको कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उसमें कोई मशीन नहीं है, हम अपना फिंगर्स डाल के पर रेक्टम पैखाने के रास्ते से उसको डाल के और हम प्रोस्टेट को फील करते हैं। और जो प्रोस्टेट का जो टेक्सचर होता है, एक नॉर्मल टेक्सचर होता है, एक एबनॉर्मल टेक्सचर होता है, जिसमें वो प्रोस्टेट हार्ड हो जाता है, उस पर नोड्यूल्स आ जाते हैं, तो वो हम अपने फिंगर से ही हम अप्रिशिएट कर लेते हैं और हम लोग को क्लिनिकल सेंस हो जाता है कि हाँ, इसमें कोई परेशानी होने वाली है। डॉक्टर मनीषा, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या प्रोस्टेट कैंसर को पहचानने के लिए कोई ऐसा ब्लड टेस्ट भी है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हाँ, ये प्रोस्टेट कैंसर ही है? ब्लड टेस्ट इज नॉट द ओनली स्पेसिफिक मार्कर। सिर्फ ब्लड टेस्ट हमने कराया या स्पेसिफिक जो मैंने कहा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसकी मैंने बात की, वो दोनों हमारा कोरिलेशन पे आता है कि नहीं, हमारा क्लिनिकल सेंस कहता है कि नहीं, दिस पेशेंट को परेशानी भी है और ये सब मार्कर्स रेज्ड हैं, तो फिर हम लोग एक और एग्जामिनेशन करते हैं जिसको ट्रस्ट कहते हैं। हम लोग उसमें से बायोप्सी लेते हैं, जो स्पेसिफिक ऑर्गन है उसके थ्रू हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग बायोप्सी लेते हैं और फिर तब हमारा पक्की प्रूफ आ जाता है कि हाँ, ये पेशेंट कैंसर प्रोस्टेट से सफर कर रहा है। तो हमारे पास बिल्कुल सारे फैसिलिटीज हैं। डॉक्टर, जैसा कि अभी आपने बताया कि सितंबर मंथ जिसे हम मनाते हैं प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में, तो ऐसी क्या वजह थी कि इसकी शुरुआत करने की जरूरत पड़ी? नहीं, वजह यही थी ना कि जो फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड में है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंसिडेंस में इस बीमारी को कैच कर रहे हैं और जैसा कि हर कैंसर्स में होता है कि आप जितनी भी अर्ली स्टेज में डिजीज़ को आप पकड़ते हैं तो आप उसको क्योर करते हैं। और प्रोस्टेट में सबसे अच्छी बात है ना कि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है। जैसा कि बहुत सारा कैंसर होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, तुरंत से आया और तुरंत से वो फैला, तो इसमें ये स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है। इसका जो सर्वाइवल रेट है, उसका चांस ऑफ क्योर है, ये बहुत हाई है। और ये भी मैं कह दूं कि शुरू के स्टेज में अगर हम इसको कैच कर लेते हैं तो बहुत मिनिमल ट्रीटमेंट, कभी कभी कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, छोटा सा हम लोग अपना लोकलाइज ट्रीटमेंट करें और वो उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग क्योर हो जाता है। बहुत सार्थक पहल आप लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन इस पहल के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को किया है, क्या क्या ये करना चाहते हैं, ये ज़रूर जानेंगे और पहुँचाएंगे आप तक भी। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी बहुत सारी बातों का खजाना शेष है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें हेल्थ मंत्रा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दर्शकों का दिल से है स्वागत आपकी अपने खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। जी हाँ, बहुत सारी बातें हमें डॉक्टर मनीषा ने बताई और बहुत सारी बातें अभी हमें जानना शेष है। लेकिन मनीषा जी, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सितंबर महीने को खास चुना गया है प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में, कई सारी कोशिशें भी आपने शुरुआत की हैं, तो इसके तहत ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करना चाहती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बीमारी के बारे में जानकारी पहुँचे? जैसा मैंने बताया, हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हैं और थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू खुद हम लोग जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में सबको एजुकेट करें और ये अवेयरनेस फैलाएं कि किस तरह से हमारे पास पटना में भी और हमारे हॉस्पिटल्स में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ये जानकारी सब लोग को दें, स्पेसिफिकली बुज़ुर्गों को जो कि 45-50 प्लस हो चुके हैं, उन्हें ये बताएं। और कोई भी सिम्टम्स जिसको आप साधारण सिम्टम्स समझते हैं उसको इग्नोर ना करें और छोटा सा डॉक्टर का एग्जामिनेशन और छोटा सा क्लिनिकल टेस्ट, जैसे मैंने बताया, PSA का इम्पोर्टेंस बताया, अगर आप ये कर सकें तो हो सकता है धीरे धीरे हम कैंसर पर भी हमारा जो डाटाज है वो इम्प्रूव करें, हम कैंसर को एक क्योरेबल डिजीज़ बताएं, ना कि सिर्फ एक कैंसर एक खौफनाक डिजीज़ होकर उससे डर के से हम के रहें। और चूँकि पेशेंट्स हमारे पास बढ़े हुए स्टेज में, लेट स्टेज में आते हैं और हम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो हम इसको दूर करना चाहते हैं। जानना चाहेंगे डॉक्टर मनीषा आपसे, अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि हाँ उसे प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अगर ये पता चल जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है तो पहले तो एज अ क्लिनिशियन
फिर हमको पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना होता है। पेशेंट को पहले तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, बहुत ही उसका जो बिल्डअप करते हैं, मोरल बूस्ट करते हैं एज अ डॉक्टर, ताकि वो डरे ना, क्योंकि कैंसर एक क्योरेबल डिजीज है। जी बिल्कुल, एक ऐसा नाम कैंसर का सुनते ही लोगों के भीतर खौफ आता है, तो सबसे पहले इस डर को दूर करना बहुत जरूरी है। वो हम लोग पहला काम करते हैं, पेशेंट को पहले उसको मोरल बूस्ट देते हैं, और उसके बाद अगर हमें पता चल जाता है हमारे इन्वेस्टिगेशन से कि पेशेंट कैंसर है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसको हम लोग स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग का मतलब होता है सारा वर्कअप करते हैं कि जो बीमारी है वो प्रोस्टेट में ही कन्फाइंड है या प्रोस्टेट से निकल के किसी दूसरे ऑर्गन को भी टच कर गया है। तो ये सारा जब तक स्टेजिंग नहीं होता है तब तक हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट का सारा हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और सारे इन्वेस्टिगेशन आने के बाद फिर उसको हम लोग लेबल करते हैं कि वो कौन से स्टेज में है, और पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आप इस स्टेज में हैं और आपका ये ट्रीटमेंट बनता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यानी सही समय पे सही जानकारी बचा सकती है आपको प्रोस्टेट कैंसर से। जी हाँ दर्शकों, इसके साथ ही आइए डॉक्टर मनीषा से अपनी बातचीत को जारी रखते हैं और जानते हैं डॉक्टर मनीषा आपसे, इस प्रोस्टेट कैंसर के लिए आप कौन कौन से इलाज की पद्धतियों को अपनाती हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जैसे मैंने पहले भी बताया, एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, बिल्कुल है ना। तो इस हार्मोन को कैस्ट्रेट करना है, अगर उसका लेवल बढ़ गया है तो उसको कट करना है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से स्टेज में है। अगर ऑर्गन कन्फाइंड डिजीज है, जैसा मैंने बताया, वो ऑर्गन में ही है कन्फाइंड, तो उसको हम लोग कैस्ट्रेट कर सकते हैं, या तो सर्जरी से या फिर रेडिएशन से, या फिर अगर हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसमें हार्मोनल थेरेपी भी होता है। तो बेसिकली सर्जरी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी, तो ये 4 स्टेप लैडर्स हैं। अब ये डिसाइड हम एज अ क्लिनिशियन करते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं और आपको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल, आपने अभी सर्जिकल थेरेपी की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि पोस्ट सर्जिकल थेरेपी के बाद क्या क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट को हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि एक तो होता है यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस का ये मतलब होता है कि आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है वो पेशाब की थैली के नीचे बैठा होता है, इसीलिए प्रोस्टेट का जो सिम्टम होता है वो पेशाब से रिलेटेड होता है। तो कभी कभी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आती है, और दूसरा कभी कभी होता है इम्पोर्टेंसी का। इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के द्वारा कभी कभी ऑर्गन स्टिमुलेट नहीं हो पाता, बिकॉज वो ग्लैंड उसी से कन्फाइंड है। लेकिन सर्जरी में भी बहुत अच्छे टेक्निक्स, नर्व स्पेयरिंग सर्जरीज आ गए हैं, जिससे ये कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हद तक मिनिमाइज हो गया है। तो इसके ऑल्टरनेटिव में हमने बताया रेडिएशन भी है, जो कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है रेडिएशंस के थ्रू, IGRT, IMRT, बहुत सारे नए नए टेक्निक आ गए हैं। उसकी सुविधाएं, बड़ी बड़ी मशीन्स उपलब्ध हैं, जो कि पेशेंट को विदाउट सर्जरी आपको इक्वली गुड और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपके पास बिल्कुल है। यानी रेडिएशन है जिससे आप उन सारी पोस्ट सर्जिकल जो तकलीफें होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनसे बच सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें से कोई भी अपनाएं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ठीक होना है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे, पेशेंट ने अगर इन सारी तकनीकों को अपनाया, चाहे वो रेडिएशन हो या फिर सर्जरी हो, उसके बाद सामान्य जिंदगी की तरफ अगर लौटने की बात की जाए तो उसे किन किस तरह का प्रयास करना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसे अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए? देखिए, हम लोग तो पहले एडवोकेट करते हैं कि आप एक हेल्दी फिजिकल लाइफ अडॉप्ट करें, जिसमें स्पेसिफिकली प्रोस्टेट में कहते हैं कि आप एल्डरली हैं, आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, और दूसरा आप अपना डाइट को इम्प्रूव करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्टेट कैंसर्स में भी। और पोस्ट ट्रीटमेंट जैसा आपने बताया सर्जरीज में, रेडिएशन थेरेपी के बाद, तो पेशेंट बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक और बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। उसके बाद वो जरा सा भी हिच नहीं होता है, ही इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक। बट आप डॉक्टर्स के चेकअप में रहें, नॉर्मल रूटीन लाइफ को फॉलो करें, हमारे एडवाइस को फॉलो करें। आप क्या डाइट आपका होगा, क्या आपका हेल्थ, आपका क्या फिजिकल एक्सरसाइज होगा, आपका एक वे ऑफ लाइफ क्या होता है, मतलब रूटीन वे ऑफ लाइफ, आप उसको फॉलो करें, और पेशेंट बिल्कुल ही हेल्दी और कंफर्टेबल नॉर्मल लाइफ से लेता है। यानी एक सामान्य जिंदगी आप जी सकते हैं, बशर्ते कुछ बातों का, कुछ बारीकियों का आप रखें ध्यान। इसके साथ ही डॉक्टर मनीषा आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादा उम्र में, यानी बढ़ती उम्र में हाइपरटेंशन या प्रोस्टेट कैंसर और साथ ही साथ डायबिटीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, चूँकि वो एल्डरली हैं, चूँकि उनका एज ग्रुप एडवांस स्टेज होता है, तो बहुत सारे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में कुछ न कुछ एक और कोमॉर्बिडिटी साथ में होता है। पेशेंट हाइपरटेंसिव है, किसी को डायबिटीज़ है, तो वो फिर हम लोग उसको भी मैनेज करते हैं।
आपके डायबिटीज़ को भी हम मैनेज करेंगे, साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर को भी मैनेज करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके अगर आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, तो आपको उसका दवा भी चलता रहेगा, साथ साथ ये प्रोस्टेट कैंसर का भी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। यानी एक साथ दोनों बीमारियों का इलाज, दोनों तीनों चारों जो भी कोमोर्बिडिटीज है सबको हम लोग टेक केयर करके, अगर उससे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया तो पहले हाइपरटेंशन को हम लोग उसको मेडिकेशन के दे के उसको नॉर्मलाइज करेंगे और फिर हम अपना प्रोस्टेट कैंसर का इलाज शुरू करेंगे। बहुत कुछ बातें पता चली खास प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है बाकी जिसकी जानकारी आप तक पहुंचना है बेहद ज़रूरी। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है कि हम आपसे ले एक छोटा सा अल्पविराम, लेकिन ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे बहुत कुछ खास लेके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें हेल्थ मंत्रा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और उसके इलाज के बारे में। मैम, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसी बहुत सारी तकनीकें आ चुकी हैं जिससे बहुत आसानी से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव है, जिसमें से 2 तकनीकों की आपने जानकारी दी। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इनफैक्ट मैं इसी को हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि हमारे इंडियन सिनेरियो में आज भी एक अपेक्स हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ, बट 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रोस्टेट के बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं। तो उसमें हमारा फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है और या फिर कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट होती है जी। तो बेसिकली यही एम्फेटिकली हम लोगों ने आज जो अवेयरनेस मंथ को डेडिकेट किया है प्रोस्टेट के लिए, क्योंकि जब 80% को जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हम तो दे नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। पेशेंट हमारे पास टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट को जब परेशानी होती है, दर्द शुरू हो जाता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा शुरू होती है, तब आप रिपोर्ट करते हैं तो ये स्टेज 3 या स्टेज 3, 4 या 4 होता है। तो उस समय ना तो हम सर्जरी कर सकते हैं, ना तो उस समय हम रेडिएशन कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स का या तो हार्मोनल थेरेपी होता है या फिर हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में भी अब है कि हमारे पास बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, बहुत अच्छे नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि प्रोस्टेट के लाइफ को 3rd और 4th स्टेज में भी हम लोग काफ़ी हद तक उसको प्रोट्रैक्ट करके काफ़ी उसको अच्छा सर्वाइवल दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। तो ये सब है, हमारे पास नई दवाइयाँ और मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, बट एम्फेसिस यही है कहना कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, सर्जरी, रेडिएशन जो कन्फाइंड है अर्ली स्टेजेस के लिए, वो हमारे पास पेशेंट्स नहीं है। तो आप तमाम दर्शकों से हमारी ये अपील है कि समय रहते ही अपनी बीमारी की पहचान कराएं और उससे भी ज़रूरी बात कि उसका इलाज ज़रूर करवाएं। डॉक्टर मनीषा, अगर किसी पेशेंट को ये डायग्नोस हो जाता है कि हाँ उसे ये बीमारी है और उसने कोई भी थेरेपी हो, आपकी चारों थेरेपी में से किसी को भी करवाया हो, तो उसके बाद कितने दिनों के अंतराल पे उसे डॉक्टर से लगातार मिलते रहना चाहिए? या तो पेशेंट को जनरली जब फर्स्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं तो 2 मंथली फॉलोअप पे अपने पेशेंट्स को बुलाते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में हर 2-2 महीने पे बुलाते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर हमारा उसका इंटरवल बढ़ा देते हैं। बट ये कोई वैलिड रूल नहीं होता है, हर इंडिविजुअल के लिए हमारा अपना एक स्पेसिफिक रूल बन जाता है। जैसे जो पेशेंट बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं, बहुत स्टेज 3 या 4 के पेशेंट्स होते हैं, उसका हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है देखने का बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिजीज इतना बढ़ा हुआ है, इसको हमने कंट्रोल किया है, क्योर नहीं किया है, तो किसी भी समय ये डिसेमिनेट कर सकता है, तो उसका प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट जो अर्ली स्टेज पेशेंट्स हैं जहां हमने फुल ट्रीटमेंट किया है और हमने क्योर का क्लेम किया है, तो उसमें हमें पता होता है कि जितनी जल्दी लौटेगा नहीं, तो उसका थोड़ा सा इंटरवल बढ़ जाता है। तो हमारा डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होता है कि हम कितने फ्रीक्वेंटली इंटरवल पे आपको कॉल करने जा रहे हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मनीषा कि क्या ये बीमारी अनुवांशिक है? जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन यस कहते हैं, बट नॉट मोर देन 10%। अगर आपके काफी कम संख्या में, लेस देन 10%। लेकिन अगर आपके हेरिडिटरी में कहीं आपके फैमिली में ये डिजीज रन कर रहा है, तो कहते हैं कि कोई भी डिजीज जो आपके फैमिली में है, स्पेसिफिकली प्रोस्टेट या ब्रेस्ट या ओवरी की हम बात करते हैं, उसमें आपका जो स्क्रीनिंग होता है वो आप जल्दी से अपने आप को स्क्रीनिंग में इंडल्ज करा लें। जैसे कि 30s या 40s से ही हम कहते हैं कि आप अपने आप को स्क्रीन करा लें, क्योंकि आपके फैमिली में ये रन कर रहा है। तो जैसा मैंने संभावना हो सकती है कि आपको भी ये हो जाए, बट लेस देन 10%। इसके लिए ऐसा भी नहीं कि आप बहुत डर जाएं कि मेरे फैमिली में है तो हमको होना ही है। 90% तो स्पोरेडिक है, जिसको नहीं वो उसमें 90% में हो रहा है। आप तो 10% वाले रिस्क में ही है, बट 10% में हाँ है कि ये जेनेटिक डिस्पोजिशन भी है, इसका होता है। क्या अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करें जिससे इस बीमारी से वो बच सके? बिल्कुल, मैंने बताया फिजिकल एक्सरसाइज है ना, फिजिकल एक्सरसाइज, योर फूडिंग हैबिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को फिट रखें, अपने आप को नेचर से एक्सपोज करें,
एडल्ट्रेटेड फूड न लें और अपने आप को हेल्दी रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट के लिए भी और बाकी अदर कैंसर्स के लिए भी। ऐसी कोई खास बात जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि कैंसर एक हैवॉक था और बहुत सारे लोग डर जाते थे, बट आज हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं जो आज क्योर होते हैं, अच्छे होते हैं और लंबे समय से हमारे फॉलोअप पे आते हैं। तो आपको ये कैंसर शब्द से डरना नहीं है। कोई भी सिम्टम, कोई भी परेशानी जो परसिस्ट करता है, साधारण सा ही सिम्टम क्यों ना हो, सर्दी खांसी क्यों ना हो, जो परसिस्ट कर रहा है, हो सकता है ये कैंसर का लक्षण हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, छोटा सा टेस्ट, छोटे से स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व करें और हमें ये मौका दें कि अगर कैंसर है भी तो उसको हम आज क्योर करें, 100% रिजल्ट दें। डरने से, छिपाने से यही होता है कि बीमारी का स्टेज थोड़ा लास्ट या एंड स्टेज पहुंचता है, जिसमें डॉक्टर्स भी बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर आपको हम जस्ट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम क्योर की बात नहीं कर पाते हैं। जी डॉक्टर मनीषा, बहुत ही नेक शुरुआत, बहुत ही खूबसूरत पहल है इस बीमारी से लोगों को बचाने की आप लोगों की। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं आपकी और आपकी टीम के साथ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से बचें और एक स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सकें। डॉक्टर मनीषा, आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रोस्टेट कैंसर, इस बारे में आज आपने देखी ढेरों जानकारियां। हमारी आपसे ये खास अपील है कि ना सिर्फ आप बल्कि उन तमाम लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं जो इस बीमारी से अनजान हैं, ताकि हम बना सकें एक स्वस्थ भारत। खास तौर पे ये हमारा सितंबर का महीना जो कि प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें आपकी भी एक सशक्त भागीदारी हो। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं हमारी कार्यक्रम की बेहतरी के लिए आप हमें कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा ईमेल आईडी नंबर आपके पास हो, तो फटाफट उठाएं कागज और कलम और नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है etvhealthmantra@gmail.com। इसी के साथ मैं तन्वी अपने तमाम दर्शकों से आज के लिए लेती हूँ इजाजत, लेकिन आप रहें स्वस्थ और खुश। तब तक के लिए नमस्कार।